संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए वर्नर का सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फिट सिद्धांत दिए गए। वर्नर के सिद्धांत द्वारा संकुल यौगिकों में, जैसा कि हमने पहले देखा, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को एक्सप्लेन करता है वर्नर का सिद्धांत। किस तरह से प्राथमिक संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त हो जाते हैं और उनका परीक्षण जलीय विलयन से किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता से बंधित आयन जल में मुक्त नहीं होते हैं और उनका परीक्षण हम जलीय विलयन से नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर वर्नर ने बहुत सारे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स बनाए और जिसके पक्ष में उसने बहुत सारे प्रमाण दिए, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण एविडेंस भी है और थ्योरेटिकल एविडेंस भी है, जो उसके वर्नर सिद्धांत के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। किस तरह से वर्नर के सिद्धांत द्वारा हम किसी संकुल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, किस तरह से वर्नर के सिद्धांत के द्वारा हम किसी संकुल यौगिक की आकृति बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, किस तरह से हम वर्नर के सिद्धांत द्वारा किसी संकुल यौगिक के फॉर्मूले का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और किस तरह से हम संकुल यौगिकों में बंधन को, उसकी संरचनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्नर थ्योरी से। किस तरह से समवायवता संकुल यौगिकों में पाई जाती है, किस तरह से हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री जब समन्वय संख्या 4 होती है तो वर्गाकार होगी या फिर चतुष्फलकी होगी। ये सारी चीज़ें हम वर्नर की सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। अभी फाइनल ईयर में अपन मेन जो पढ़ेंगे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिट सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों दिया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम क्या कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या है, अचीवमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बता सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने वाला एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन युग्म धारणा में जब तरंग यांत्रिकी को यूज़ करते हैं तो वो सहसंयोजक बंध सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। सिज्विक ने 1927 में एक विचार प्रस्तुत किया कि एक उपसहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार होता है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन कोई दाता परमाणु है जो ग्राही परमाणु को डोनेट कर देता है, और इस तरह से इस सिद्धांत को सिज्विक ने उस उपसहसंयोजक यौगिकों पर लागू करते हुए उपसहसंयोजक बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया, जिसके प्रमुख बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं। जैसा कि किसी केंद्रीय परमाणु या आयन की जितनी समन्वय संख्या होती है वो उतने वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, जो उसकी समन्वय संख्या के बराबर होंगे। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समन्वय संख्या जैसे 2, 4, 5 या 6 होगी तो केंद्रीय परमाणु द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्त कक्षों की संख्या भी 2, 4, 5 में 6 होगी, जिसके आधार पर हम उसके टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और शेप लीनियर होगी। इसी तरह से समन्वय संख्या 4 है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन dsp2 या sp3 हो सकता है, और शेप अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगी और sp3 है तो चतुष्फलकी होगी। इसी तरह से समन्वय संख्या 6 होने पर संकरण d2sp3 और sp3d2 हो सकता है और शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। अब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, sp3d2 कब होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पोलिंग ने एक्सप्लेन किया था, ना कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड। यहाँ पे ये ध्यान रखना आवश्यक है, प्रबल और दुर्बल लिगेंड के बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। नेक्स्ट, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक में लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिससे यहाँ पे अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है जो उपसहसंयोजक प्रकृति का होता है, मजबूत होता है, जिसके कारण ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के जो भरे हुए कक्षक हैं वो लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पाई बॉन्ड इसे बैक बॉन्डिंग कहा जाता है, जिसको पोलिंग ने संकुल यौगिकों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि जब किसी सेंट्रल मेटल या आयन पर इतना सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्थायी कैसे रह सकता है, उसके लिए उसने बैक बॉन्डिंग की थ्योरी दी। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं उसके
एप्लीकेशंस क्या हैं, वो काम कहाँ पे आती है, उसके यूजेस क्या हैं। तो यहाँ अपन वो यूजेस या एप्लीकेशंस जो उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अचीवमेंट्स हैं, वही उसके पॉइंट्स कुछ बता रहे हैं। बाय वीबीटी वी कैन फाइंड आउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो पैरामैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाईमैग्नेटिक होगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसका मैग्नेटिक जो नेचर है वो पैरामैग्नेटिक होगा और ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म होगा। इसी तरह से यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरह से हम नंबर ऑफ नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करके म्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया जाता है। अब इसके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमने बताया, इसके साथ ही इसके अचीवमेंट्स हैं, ये इसकी सफलताएं हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या कमियां हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।